हमारा ब्रेन स्टोरी से प्यार करता है। न्यूरोसाइंस ने अभी रिसेंटली एक स्टडी करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला कि हमारे ब्रेन में एक फिनोमिना होता है स्टोरी नेट। स्टोरी नेट का मतलब होता है जब भी कोई रैंडम सेंटेंसेस या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उन सेंटेंसेस को एक स्टोरी की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और जितना अच्छा आप उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं उतना जल्दी या तो आप उस इन्फॉर्मेशन को आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है या तो फिर रिजेक्ट कर देता है। तो मुद्दा इस बात पे आता है कि कहानियां हमारा ब्रेन बहुत पसंद करता है, बट हर कहानी पसंद नहीं करता। हमारा ब्रेन उन कहानियों को पसंद करता है जो कि लॉजिकल और इमोशनल होती। तो आज हम जानेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किस तरीके से आप बेहतरीन कहानियाँ बना सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं 2 इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे बिजनेसेस को या फिर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोगों को उन कहानियों से फ़ायदा होता है। तो पहली स्टोरी बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। ये एक चैनल है जहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ पब्लिक स्पीकिंग और स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं पहली कहानी से। पहली कहानी है एक मार्केटिंग जायंट की, जिन्होंने 2016 में अपनी शुरुआत करी एक स्किन केयर प्रोडक्ट से, और ये इस कंपनी का नाम है मामा अर्थ। तो मामा अर्थ की शुरुआत एक कहानी से हुई। एक कहानी एक माँ की अपने बच्चे के साथ, एक ऐसी माँ जो कि अपने बच्चों को स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाती थी, और उसने ये नोटिस करा कि उन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की वजह से उसके बच्चे में कुछ एलर्जीज डेवलप हो रही हैं या स्किन अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है उन प्रोडक्ट्स को लेके। तो फिर बीइंग कंसर्न पेरेंट्स, उन दोनों ने मिलके, जो उसके फाउंडर्स हैं वरुण अलग और गजल अलग, इन दोनों ने पेरेंट्स ने मिलके बाहर से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना शुरू करे। और जब बाहर से इंपोर्ट करना शुरू करे प्रोडक्ट्स तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते थे, साथ साथ वो प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे। तो उन्होंने मार्केट में एक बड़ा गैप आइडेंटिफाई करा कि हमारी इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी नीड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, ऐसे स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जिससे स्किन को कोई हार्म नहीं होता। और तभी शुरुआत हुई मामा अर्थ की एक मिशन के साथ कि वो स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे अपने कस्टमर्स के। तो धीरे धीरे ये कंपनी बढ़ती चली गई, और 2018 में उन्होंने अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया शिल्पा शेट्टी को। फिर 2021 में उनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी सारा अली खान, एंड फाइनली अभी उनकी ब्रांड एम्बेसडर है समंथा जो। तो वो कंपनी को इस लेवल तक कैसे लाई कि आज एक जो मामा अर्थ, जो कि एक अननोन ब्रांड होता था, उसने बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दी, और इंडियन मार्केट में जो कि इतनी कम्पिटिटिव मार्केट है उसमें एक हाउस होल्ड नेम बन गई। वो रीज़न था ये कहानी जो मैंने आपको अभी रिसेंटली सुनाई। तो जब मामा शुरुआत कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई करी। उनको अपना मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना था, बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट वे में अपनी मार्केटिंग करनी थी। तो उन्होंने अपनी कहानी ये सुनाई कि हमारे बच्चे को जो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उससे प्रॉब्लम होती थी, और इसलिए हमने इस कंपनी को स्टार्ट करा और हम अपने खुद के बच्चे पे ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एज अ रिजल्ट जब उन्होंने ये कहानी सुनाई अपने कस्टमर्स को तो उनके कस्टमर्स का ट्रस्ट उन पे 10 गुना बढ़ गया। एज अ रिजल्ट उन कस्टमर्स ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ये सेम कहानी बताई, एंड एज अ रिजल्ट ये कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अब दूसरी कहानी है एक मूवी की कहानी, एक साइंस फिक्शन की कहानी। एक साइंस फिक्शन, हॉरर और थ्रिलर, तीनों जॉनर्स मिक्स्ड हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनना। तो ये कहानी है एक बच्ची की जिसका नाम है केडी। तो केडी क्या होता है कि एक बार एक स्नो लेडन पैसेज, यानी ऐसी जगह से जा रही होती है जहाँ पर बहुत स्नो पड़ रही होती है, अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठी होती है। ये बच्ची करीब 10-12 साल की है और ये अपने पेरेंट्स के साथ स्नो के एक रास्ते से गुजर रही है। बहुत स्नो पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गाड़ी भी चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और सडनली एकदम से एक बड़ा सा ट्रक आता है और डिशक्या कार उस ट्रक में जैम हो जाती है। एज अ रिजल्ट कुछ देर बाद तीनों लोगों के जो कार में थे, केडी और उसके पेरेंट्स, उनको हॉस्पिटलाइज करा जाता है। केडी तो बच जाती है,
लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। और फिर यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। केडी की एक आंट है जिनका नाम है गेमा। तो हिंदी में बोले तो उन्हें मौसी या खाला कह सकते हैं। तो जो केडी की आंट है या मैटरनल आंट है, तो ये जो है इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है केडी की कस्टडी की, बिकॉज आफ्टर हर पेरेंट्स वो उनकी प्राइमरी केयर टेकर की तरह होती है। तो अब केडी क्या होती है, एक रोबोटिक्स इंजीनियर होती है, बहुत ही हाईटेक कंपनी में काम करती हैं, एक टॉय कंपनी में, जहाँ पर वो एज ए रोबोटिक्स इंजीनियर काम करती हैं। बहुत हाईटेक टॉयज बनाती हैं, ऐसे टॉयज बनाती हैं जो कि ह्यूमन लेवल इंटरेक्शन करने में केपेबल होते हैं। तो केडी बहुत वर्कहॉलिक हैं और अब उन पे की जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, गेमा, जो उनकी आंट है उनका नाम है गेमा, केडी है उस बच्ची का नाम। तो गेमा पे ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है इस बच्ची की, वो उसे लेकर के थोड़ा परेशान है क्योंकि वो खुद बहुत वर्कहॉलिक है और अब उनका जो काम का टाइम था वो केडी की तरफ जाने वाला है, बिकॉज केडी ने अभी रिसेंटली अपने पेरेंट्स को लूज करा है और वो बहुत छोटी बच्ची है और बहुत परेशान और डिप्रेस सा फील कर रही है आफ्टर लूजिंग हर पेरेंट्स। तो कुछ ही टाइम में ऐसा होता है कि जब वो केडी आती है तो गेमा के साथ, तो गेमा उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती बिकॉज वो खुद एक बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इंसान नहीं है, उसे ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे से करना नहीं आता है। वो उसे हमेशा डिवाइसेस के साथ इंडल्ज करने को बोलती है कि जैसे मेरा आईपैड यूज़ कर लो, बट कभी बात करने की कोशिश नहीं करती, ह्यूमन कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं करती है। कुछ ही दिन बाद एक थेरेपिस्ट आती है कोर्ट की तरफ से, जो कि ये देखने के लिए आती है कि केडी और गेमा, यानी वो जो बच्ची है और उसकी आंट है, उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। और जब वो थोड़ी देर घर में रुकती है, आधा घंटा 40 मिनट, तो वो ये ऑब्जर्व करती है कि गेमा जो है केडी को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रही जो उसके पेरेंट्स देते थे। तो थेरेपिस्ट गेमा को वार्निंग देती है कि अगर आप इसको प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकती तो आपसे केडी की कस्टडी छीन ली जाएगी और वो कस्टडी उसके ग्रैंड पेरेंट्स को चली जाएगी। अब गेमा इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। एक्चुअली गेमा एक बहुत ही डिलेमा में है, ना तो वो केडी को जाने देना चाहती है और एक तरफ उसे ये भी रियलाइज होता है कि ये मेरी बहन की बेटी है तो मैं कैसे इसे जाने दूं, राइट। सो दोनों चीज़ें होती हैं। एक तरफ उसे ये रियलाइज होता है कि यार ये मेरी नीस है, इसे मैं जाने दे सकती हूँ, और दूसरी तरफ उसका काम है और वो बीच में एक डिलेमा में है कि मैं करूँ क्या। अब क्या होता है, वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट पे काम कर रही होती है और उसका नाम होता है मैगन। अब वो उस रोबोट को इस लेवल का बनाना चाहती है कि जिससे वो एक ह्यूमन केयर टेकर या पेरेंट को रिप्लेस कर सके। ये इसकी बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है। और इससे पहले एक बार जब वो मैगन पे काम कर रही होती है तो मैगन जो है किसी वजह से उसके कॉलीग ने कोई पार्ट उसका डिसफिगर कर दिया होता है, फ्यूज कर दिया होता है, इस वजह से वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है। और उसका जो बॉस है डेविड गेमा का, तो वो क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को पूरा फ्लॉप कर देता है कि नहीं, मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करवाना है। अब क्या होता है, अब उसकी लाइफ में एक बड़ी नीड आती है। वो चाहती है कि वो केडी को इमोशनल सपोर्ट दे सके, बट वो खुद काम नहीं करना चाहती है, वो खुद एफर्ट्स नहीं लेना चाहती है। टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी होती है, रोबोटिक्स इंजीनियर होती है, तो कोडिंग स्किल्स और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स उसकी बहुत अच्छी होती है। तो वो क्या करती है, दोबारा से उसे एक इंस्पिरेशन मिलता है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक ह्यूमन रोबोट बनाऊं जो कि हर वक्त मेरी एब्सेंस में भी केडी का ध्यान रख सके। और ये सोच के वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट, जो मेगन का जो प्रोजेक्ट उसने बंद कर दिया था, उस पर दोबारा काम करती है। बहुत ही फ्यूरियसली काम करती है, दिन रात लग के काम करती है और फाइनली वो उसका वर्किंग प्रोटोटाइप बना लेती है बहुत सक्सेसफुली। अब इसमें 2-3 बातें बताती हूँ। अब ये जो प्रोटोटाइप बनाती है, ये जो होती है मैगन, एक अल्टीमेट ह्यूमन कंपेनियन होती है। यानी आप उसको पेयर कर लो अपने बच्चे के साथ और वो आपके बच्चे की 24/7 मदद करेगा, केयर करेगा, हर तरह से इमोशनल सपोर्ट देगा, किसी भी हार्म से बचाएगा, किसी भी प्रॉब्लम से बचाएगा, चाहे इमोशनल चाहे वो फिजिकल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि सडनली वो जब मैगन को घर लाती है तो ये केडी के पास, तो केडी उससे खेलने लगती है, उसे एक इमोशनल सपोर्ट मिलने लगता है और केडी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट उसकी आंट नहीं दे पाती वो उसे
मैगन देने लगती है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड रोबोट होती है, तो ये रोबोट क्या होता है, खुद बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखती रहती है। जैसे जैसे वो लोगों के इंट्रैक्शन सुनती है या अपने और केडी के इंट्रैक्शंस करती है, तो बहुत सारी चीज़ें वो ऑन द वे सीखती भी रहती है और अपने मॉडल को अपग्रेड करती है। यानी उसके अंदर पावर होती है सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन की। और ये कोड गेमा ने लिखा है कि वो अपने आप को कंटिन्यूसली सेल्फ ऑप्टिमाइज कर सके ताकि वो और पावरफुल और ह्यूमन लाइक बन जाए। अब इससे बहुत सारी चीजें होती हैं आगे कहानी में जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब क्या होता है, वो इस मैगन का एक डेमो देती है अपनी कंपनी में, अपने बॉस को, अपने जो बॉस है डेविड को देती है। जब डेविड देखता है कि जब भी केडी रो रही होती है, परेशान होती है, बहुत ज्यादा एजिटेटेड होती है, तब भी मैगन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख लेती है। और ये सब देख के डेविड को रियलाइज होता है कि मार्केट में ये वन ऑफ द बेस्ट रोबोट है। यानी ये ह्यूमन केयर टेकर या इवन पेरेंटहुड की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है। तो डेविड बहुत फैसिनेट हो जाता है और वो क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को एक थम्स अप देता है और वो बोलता है कि अब हम इस जो ह्यूमनॉइड रोबोट है इसको बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। अब क्या होता है, वो अपने इन्वेस्टर्स को भी एक डेमो देता है, वहां पर भी सक्सेसफुल हो जाता है और उसका लॉन्च करने की बात हो रही है। अब कुछ चीजें नजर आती है आगे। अब कहानी में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। अब जैसे जैसे मैगन और केडी दोनों आपस में बहुत ही डीप अपनी इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो गेमा जो उसकी आंट है, केडी अपनी आंट के साथ हर तरह का इमोशनल कनेक्शन लूज आउट कर देती है। और एज अ रिजल्ट जब वो इमोशनल कनेक्शन उससे लूज आउट कर देती है तो उसे एज अ फैमिली नहीं देखती है, वो अपनी जो रोबोट है वो उसको एज अ फैमिली देखने लग जाती है। इनफैक्ट मैगन उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन जाता है, बिकॉज वो उसके साथ उठती है, वो उसके साथ खेलती है, उसके साथ सोती है, हर चीज मैगन के साथ करती है। इनफैक्ट मैगन उसको एजुकेट भी करती है, खाने से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, घूमने से रिलेटेड। तो उसकी वजह से केडी काफी स्मार्ट स्टूडेंट बन जाती है और अपनी ग्रेडर जो अपनी क्लास फेलोज होते हैं उससे भी जल्दी ज्यादा चीजें सीख लेती है। तो फायदे तो बहुत सारे हो रहे होते हैं बट उसमें बहुत सारी अब नुकसान भी हो रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जो है उसका एडिक्शन जो है केडी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अब गेमा जो होती है वो चाहती है कि केडी उसे वो गेमा जो उसकी आंट होती है वो चाहती है स्कूलिंग करे ताकि वो ह्यूमंस के बीच में रहे और सोशल स्किल्स सीखे। लेकिन अब जो है केडी इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट है और केडी नहीं चाहती कि वो स्कूल जाए, वो सारा टाइम सिर्फ उस रोबोट के साथ स्पेंड करना चाहती है। खैर बहुत फोर्स करने के बाद एक दिन क्या होता है कि केडी उसे एक स्कूल ट्रिप पे लेके जाती है। जब स्कूल ट्रिप पे लेके जाती है फिर भी गेमा उससे जब केडी को लेके जाती है तो ये जो है ये बहुत ज्यादा जिद करती है कि नहीं मैं मैगन को लेके जाऊंगी बच्ची। तो फिर कहती है ठीक है तुम ले जाना बट उसे टॉय सेक्शन में रख देना। तो वो क्या करती है, मैगन को टॉय सेक्शन में रख देती है और वहां पर फील्ड ट्रिप पे जाती है। अब फील्ड ट्रिप पे कुछ गेम्स खेले जा रहे होते हैं बच्चों के साथ और कुछ छुपन छुपाई के गेम्स होते हैं जो वो खेल रहे होते हैं। तो सारे बच्चे क्या होते हैं फॉरेस्ट में डिस्पर्स होते हैं और हाइड एंड सीक टाइप कोई गेम खेल रहे होते हैं और अचानक से एक लड़का केडी के पास आता है और अचानक से वो उसे हार्म पहुंचाना चाहता है। केडी एकदम डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है एंड एज अ रिजल्ट वो उसकी आवाज नहीं सुनता बिकॉज फॉरेस्ट है, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, सारे स्टूडेंट्स डिस्पर्स है, टीचर भी अराउंड है, तो काफी डर जाती है। जब वो स्क्रीम करती है तो वो पेयर्ड होती है मैगन से और मैगन उसकी आवाज सुन लेती है और वो वहां पर सीट पे आ जाती है जहाँ पर वो लड़का उसे परेशान कर रहा है। फाइनली क्या होता है, सबसे पहले तो वो लड़का उसे ऐसे हाथ और मुंह पे और नाक पे ऐसे मारने की कोशिश करता है मैगन को, बट मैगन जो है अभी एकदम कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है बिकॉज मैगन क्या है रोबोट है, उसके रिस्पॉन्सेस थोड़े स्लो होते हैं। तो वो एनालाइज करती है सिचुएशन को, करना क्या चाहिए, क्या ये हार्म है या नहीं है, वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर वो लड़का उसको मारता है, पीटता है, सब कुछ करता है, वो तो एक रोबोट है, होती है, उसे कुछ नहीं होता। 5 मिनट तक जब लड़का उसे मारता रहता है, ये सब करता रहता है, उसके बाद मैगन खड़ी होती है और मैगन उसके कान तोड़ देती है और उसके पीछे चारों मतलब हाथ और पैर दोनों से भागने लगती है और वो लड़का एकदम घबरा जाता है, उसे लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और फाइनली वो उसे जो फॉरेस्ट है वहां से नीचे गिरा देती है, एज अ रिजल्ट वो लड़का मर जाता है। अब क्या होता है, उसी बीच एक दिन जब सबसे पहले इस लड़के की डेथ होती है जो उसका क्लास फेलो है केडी का। नेक्स्ट क्या होता है, एक दिन
उनकी नेबर होती है, उनका एक कुत्ता होता है, वो बहुत अनोइंग कुत्ता होता है। वो काफ़ी बार इसके घर पे भी आ जाता है, गेमा के घर पे, और वो काफ़ी परेशान होती है उस कुत्ते से। उसे डर लगता है कि उसे केडी को नहीं काट दे। और एक दिन ऐसा ही होता है, गेमा की एब्सेंस में वो कुत्ता उनके घर में आ जाता है एंड एज अ रिजल्ट केडी को वो काट देता है हाथ में। तो फिर से वो जो रोबोट होती है वो उस कुत्ते को एज अ हार्म देखती है, एंड जब उसे एज अ हार्म देखती है तो वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये एक थ्रेट है। तो वो एक दिन जाती है, उस कुत्ते को पकड़ती है और मार डालती है। फिर एक दिन वो जो उसकी नेबर होती है वो कंप्लेन करके आती है पुलिस से कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने मेरे कुत्ते को मारा है। तो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं इंटेरोगेशन के लिए कि क्या है ये सारा सीन। तो उनको कोई प्रूफ नहीं मिलता है, तो वो वापस चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद उसका कुत्ता मर गया है, ये फालतू में ही इल्ज़ाम लगा रही है। और एक्चुअली क्योंकि केडी और गेमा ने कुत्ते को नहीं मारा होता है, मारा तो मेगन ने होता है, बट उस टाइम किसी को ये चीज़ पता नहीं होती है। फाइनली धीरे धीरे एक दिन वो जो नेबर होती है वो बार बार उनके घर पे आती है और वो कहती है कि तुम लोगों ने ही मेरे कुत्ते को मारा। फिर से उसे ऐसा लगता है मेगन को कि जो उसकी नेबर है वो भी थ्रेट है। तो वो क्या करती है, इंसेक्टिसाइड्स उसके ऊपर स्प्रे कर देती है, और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के बाद एक पिन गन से उसे मार देती है। तो 2-3 डेथ्स हो जाती हैं। अब पुलिस थोड़ी सस्पिशियस हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। इनफैक्ट अब गेमा को भी ऐसा लग रहा है इन 3 डेथ्स के बाद कि शायद मेगन कुछ गलत सलत कर रही है, किसी गलत एक्टिविटी में पहुंच गई और वो इथिकली काम नहीं कर रही। तो वो क्या करती है, वो मेगन का वीडियो रिकॉर्ड निकालती है जिसमें सारी वीडियोस रहती हैं जो उसने रिकॉर्ड कर दी थी, जो भी वो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है। तो वो देखती है सारी वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें उसने किसी को मारा है, वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीटेड होती है। यानी वो रोबोट एक सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन मोड पे चली आती है खुद को बचाने के लिए, और सेल्फ ऑप्टिमाइज तो ऑलरेडी होती है। अब क्या होता है, कहानी और इंटरेस्टिंग बनती जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेविड है गेमा का बॉस, वो लॉन्च करने वाला है ह्यूमनॉइड रोबोट मेगन, और मेगन के बारे में ये सारे सस्पिशियस एक्टिविटीज को गेमा को पता चल गया कि वो ये सब कर रही है। तो वो क्या करती है, उसको शट ऑफ करती है और शट ऑफ करके लैब लेके जाती है, और लैब लेके जाके उसकी रीटेस्टिंग करके उसमें बग्स फिक्स करना चाहती है। लेकिन काफ़ी देर हो चुकी होती है, वो रोबोट काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक ऑप्टिमाइज हो जाती है, और इस लेवल तक ऑप्टिमाइज हो जाती है कि वो जो है अपनी प्रोटेक्शन खुद करने लगती है। उसके जैसे कोड चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसे डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करी जाती है लैब में, तो उन सारे अटेम्प्ट्स को वो फेल कर देती है। और जो 2 लैब में लोग होते हैं, उसके जो कॉलीग्स होते हैं गेमा के, उन दोनों को मार देती है। उसके बाद अब क्या करती है, अब ये जो है मेगन बहुत शातिर हो चुकी है। अब ये क्या करती है, ये जाती है सीधा वहाँ कंपनी में तो वो ऑलरेडी होती है लैब के अंदर जहाँ पर उसे टेस्टिंग करी जा रही होती है। तो ये वहाँ से निकलती है, लैब से निकलती है और सीधा जाती है डेविड के पास। सबसे पहले वो डेविड को मारती है, फिर उसकी सेक्रेटरी को मारती है, और फिर एक स्पोर्ट्स कार्ड्स चुरा के सीधे जाती है गेमा के पास जो कि घर में होती है। अब गेमा जो है उसे देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो उसे शट डाउन करने की कोशिश करती है पेंसिल के थ्रू जो उसने क्रिएट करी होती है, लेकिन वो जो है उस पेंसिल से बाज नहीं आती है, कुछ नहीं हो रहा होता है। एंड फाइनली क्या होता है, वो इसको गेमा को एज अ थ्रेट देखने लगती है, और वो चाहती है कि वो सिंगल हैंडेडली केडी की परवरिश करे, उस सारी गार्डियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले। और अब क्योंकि कुछ टाइम से वो केडी को मेगन से अलग करने की कोशिश कर रही होती है, तो मेगन गेमा को, उसकी आंट को एज अ थ्रेट देखने लगती है। फाइनली उसे मारने की कोशिश करती है बहुत ज़्यादा, बट जैसे ही सब लड़ाई हो रही होती है तो केडी रूम से आती है, और वो एक और रोबोट होता है ब्रूस, जो कि ह्यूमन ऑपरेटेड होता है। तो वो ब्रूस के थ्रू से मारने की कोशिश करती है, काफ़ी देर तक उसे मारने की कोशिश करती है, बट वो नहीं होती है। फाइनली उसका आधा पार्ट तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, बट उसका अपर हाफ यानी जो उसका ब्रेन है वो अभी भी एक्टिव रहता है। फिर वो फाइनली क्या करती है, ब्रूस के थ्रू किसी तरीके से स्क्रू ड्राइवर से जो उसका ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट चिप है उसे डिसइंटीग्रेट करती है, एंड फाइनली मेगन जो है शट ऑफ हो जाती है। वो दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन लास्ट में ये दिखाया गया कि एक कैमरा उन्हें फिर भी देख रहा है। तो अभी इसका शायद सीक्वल बनेगा या नहीं बनेगा, बट कहानी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो ये एक साइंस फिक्शन की कहानी है जिसमें ये बताया गया कैसे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन पे काम करती है, अगर उसे सही से कोड नहीं करा गया है, सही से ऑप्टिमाइज नहीं करा है,
उसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो ह्यूमन कनेक्शन को बिल्कुल कट ऑफ कर सकती है, बच्चों को किस तरीके से जिद्दी और स्टबर्न बना सकती है, और किस तरीके से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक बहुत ही डार्क साइड दिखाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और मतलब हाँ, वन टाइम वॉच मूवी है। तो अब ये थी स्टोरी। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताती हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है स्टोरी का। तो अगर आप किसी भी अच्छी स्टोरी को देखते हैं तो सबसे पहले उसमें एक एंट्री पॉइंट होता है या सीन। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेट द सीन। अब सेट द सीन क्या होता है यार, यानी जहां से आपकी कहानी की एंट्री पॉइंट हो रही है, यानी कैरेक्टर्स की हर एक चीज की शुरुआत हो रही है, कहाँ से आपकी कहानी शुरू हो रही है, आपको वो पेंट करना होता है। आपकी कहानी के कैरेक्टर्स, वो जगह, वो लोकेशन, वो टाइम, सब कुछ। और कितनी डिटेल्स देनी है कहानी के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, इनिशियली उतनी जितनी रिक्वायर्ड है, सारी डिटेल्स नहीं देनी। फिर होता है उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस कहानी में प्रॉब्लम क्या है या स्ट्रगल क्या है हीरो का। तो यहाँ पर स्ट्रगल क्या था, ह्यूमन कनेक्शन। उस बच्ची को ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। राइजिंग, फिर थर्ड पार्ट होता है इसका राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन यानी अब क्या स्टेप लिए जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने। तो राइजिंग एक्शन क्या था, गेमा जो है एक रोबोट बनाना स्टार्ट करती है जो कि उसकी एब्सेंस में केडी की केयर कर सकता है। फिर आता है क्लाइमैक्स, यानी सबसे एक्साइटिंग पार्ट, जहां पर हीरो या तो जीत जाता है या तो जो है पीक आ जाती है। यहाँ पर क्लाइमैक्स क्या था, क्लाइमैक्स था यहाँ पर जब क्या बोलते हैं, फाइनली उसको जो रोबोट होती है उसे डिसइंटीग्रेट किया जाता है और ये रियलाइज होता है कि यार ये बहुत हार्मफुल है अगर इसे सही से कोड नहीं कराते। एंड फॉलिंग एक्शन क्या है, फॉलिंग एक्शन बेसिकली वो चीज होती है जो आपका जो क्लाइमैक्स के बाद की कहानी होती है उसे कहते हैं फॉलिंग एक्शन। तो इस कहानी में बहुत ज्यादा फॉलिंग एक्शन नहीं दिखाया गया है। इस कहानी में मेनली क्लाइमैक्स तक है कि ये हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो लोग बाहर निकल के आ गए और पुलिस आने वाली है, बस इतना दिखाया जाता है। बहुत ज्यादा फॉलिंग एक्शन नहीं दिखाया है। रेजोल्यूशन क्या, रेजोल्यूशन आपके व्यूअर्स के लिए होता है, यानी आपने इस कहानी से क्या सीखा या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये खुद आपको ढूंढना होता है एज एन ऑडियंस। कि आप या फिर एज अ राइटर आपके दिमाग में तो होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर सही से यूज नहीं करा तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। तो ये है एक स्टोरी स्ट्रक्चर जिसमें सबसे पहले आप सेट द सीन, यानी आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने कैरेक्टर्स को, टाइम को, लोकेशन को, स्टार्ट करते हो अपनी स्टोरी। सेकंड होती है कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड होता है कॉन्फ्लिक्ट यानी क्या प्रॉब्लम है। थर्ड इसमें होता है राइजिंग एक्शन, कैसे कैसे आप उस टेंशन को या उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हो। उसके बाद होता है आपका क्लाइमैक्स, यानी सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। फिर होता है आपका फॉलिंग एक्शन, राइट, कि कहानी जब सोल्यूशन ओवरकम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ। और सिक्स्थ जो होता है वो होता है रेजोल्यूशन, यानी टेक अवे मैसेज, आप क्या देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और आने वाले टाइम में आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसी तरह की वीडियोस आपको सर्व करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दिस इज मी ताइबा महमूद साइनिंग ऑफ। टेक केयर।